हाँ बच्चों, आज हम आपके इंटर यानी 12 क्लास के हिंदी अनिवार्य विषय का जो एग्जाम आपको मासिक परीक्षा हुई है जून 2024, इसका व्याख्या सहित ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको इंटर परीक्षा के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब इंटर फाइनल एग्जाम होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा आप फर्स्ट डिवीजन आप ला सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सारे विषय का ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से तैयारी हो जाए तो फर्स्ट डिवीजन आपके लिए बहुत ही निकट हो जाएगा और फेल करना तो संभव ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव तैयारी केवल हो जाती है तो आप कभी फेल नहीं कीजिएगा, गारंटी है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा। खास करके मैं आर्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, हिंदी तो कराऊंगा ही, आर्ट सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव हम तैयारी करवा दूंगा। केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी बच्चों को दिखाइए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, व्यू करवाइए, कमेंट करवाइए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आपको इंटर में फर्स्ट डिवीजन आने से कोई रोक ना सके। फेल तो नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी दूंगा। केवल आप कान में लगाकर इसे सुनते रहेंगे, बार बार सुनते सुनते भी याद हो जाता है। आप इसे सुन लेंगे, जहां मेन पॉइंट होगा वहां नोट कर लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी से ही करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अभी से ही वो केवल मोबाइल में कान में लगा लेना है। जब आप इधर उधर घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो समय आपको मिलती है उसमें आप अपना सुन लीजिएगा। सुनते सुनते ही आपको तैयारी हो जाएगी बहुत ही आसानी से। सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आप चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्यू कीजिएगा। ओके, अब हम हिंदी अनिवार्य विषय का 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है जून 2024 में, उसका हम उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर एग्जाम फाइनल एग्जाम के व्यू से। देखें, उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई। पहला का उसने कहा था आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा गया है कहानी है, उसने कहा था। ये जो है इसकी रचना 1915 में हुई थी, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट का 1915 में, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला का यानी उसने कहा था, जो कहानी लिखी गई है वो 1915 में लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो पहला का सी। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, सुखमय जीवन रचना है, सुखमय जीवन रचना है किनका है सुखमय जीवन। तो सुखमय जीवन रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नहीं ये नहीं होगा, बाल कृष्ण भट्ट। सुखमय जीवन बाल कृष्ण भट्ट, सुखमय जीवन बाल कृष्ण भट्ट, देख लेना है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह के गांव जो है आपके, उसने कहा था शीर्षक के नायक है लहना सिंह, नायक है। उसने कहा था का इसका गांव का नाम माझे है, बी माझे, याद कर दीजिएगा। अब आइए, सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या है। अब देखिए, सूरदास का दीक्षा कौन दिए थे, तो वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य थे, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ठीक है, वल्लभाचार्य उनके गुरु थे, याद कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आइए, और चौथा हो गया, पांचवा ये, तीसरा का माझे यानी बी नंबर और चौथा का वल्लभाचार्य सी नंबर। अब पांचवा ये, चौथा का सी वल्लभाचार्य। अब पांचवा का तमचूर। तमचूर का अर्थ क्या होता है, यानी मुर्गा को तमचूर कहा जाता है, यानी तमचूर का पर्यायवाची जो होता है मुर्गा। तमचूर किसको कहा जाता है, मुर्गा को कहा जाता है, एकदम याद कर लीजिएगा। तमचूर का अर्थ या पर्यायवाची या समानार्थक शब्द मुर्गा है। अब आइए छठा, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के द्वितीय पद में निम्न से किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक संग्रहित सूरदास का जो कविता है
उसमें आपको किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, पूछ रहा है। दही, मिश्री, माखन, अपूप। मिश्री का भी हुआ है, माखन का भी हुआ है, अपूप का भी हुआ है, दही का नहीं हुआ है। ए ऑप्शन दही। अब ये 7वां क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा जो है, मलिक मोहम्मद जैसी ने जो पद्मावत लिखे हैं, पद्मावत, बहुत काफी चर्चित लेखन है, रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी मुस्लिम होते हुए उन्होंने कृष्ण भक्ति पर काफी रचनाएं लिखी, दोहा लिखे। तो उनका जो भाषा थी वो अवधी था, यानी मलिक मोहम्मद जैसी की भाषाएं क्या थी? अवधी। ये नागवती, पद्मावत जो है नागवती की कहानी है। आपके पाठ्यपुस्तक में अगर होगा, जब कविता का वर्णन करेंगे तो उसमें भी इसका उल्लेख करेंगे। तो अभी केवल जान लीजिए, मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावती का भाषा अवधी है। अब आइए 8वां क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? देखिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे, यानी भारतेंदु युग होता है, आधुनिक आदिकाल भारतेंदु युग भी होता है, प्रयोग का वाद भी होता है, बहुत तरह का युग होता है। वो जब काल निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई सारे युग आएंगे, तो उनके बारे में दिया गया है। तो अभी ये केवल ये जान लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट जो कवि थे, विद्वान थे, लेखक थे, रचनाकार थे, वो किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग से बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे, यानी बी नंबर। अब नम्मा आइए, लोकनायक नाम किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। लोकनायक का नाम से किनको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो नम्मा का हो जाएगा आपका आंसर सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार से हैं और इन्होंने संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण, छात्र आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, इमरजेंसी जो लगा था, आपातकाल जो भारत में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया था, उनमें ये आंदोलन किए थे। इन्हें जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित हैं, तो लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। 10 नंबर आइए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर हो जाएगा इसका, राजापुर, उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास का जन्म राजापुर, बांदा जिला कौन सा है? बांदा। और कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो याद कर लीजिएगा, तुलसीदास का जन्म राजापुर के, बांदा जिले के राजापुर गांव में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 11 नंबर, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला, एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, राम बोला, याद कर लीजिएगा। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। राम बोला पहले इनको पुकारा जाता था, बचपन का नाम है। बी नंबर। अब आइए 12 नंबर, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? देखिए, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, और इसकी भाषा अवधी है, सॉरी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, ब्रज भाषा। अब आइए 13 नंबर, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की किस भक्ति धारा के प्रधान कवि थे? देखिए, सगुण भक्ति धारा के थे। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा। तो तुलसीदास
सगुन भक्ति धारा से थे, और राम भक्ति पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। राम भक्ति में ये लीन थे, राम भक्ति में ये काफी रचनाओं का लिखा है, काफी रचनाएं लिखी हैं। तो ये सगुन राम भक्ति शाखा के ये कवि थे। तो तुलसीदास कौन था, और ये ऑप्शन हो जाएगा सगुन में कौन, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति पर नहीं मारिएगा, राम भक्ति शाखा के ये कवि थे, रचनाकार थे। ठीक है, तो तुलसीदास जो है हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य में सगुन राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि थे। तो ये हो जाएगा, सगुन राम भक्ति भक्ति धारा से है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ऑप्शन नंबर सी 15। अब आइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 11 अक्टूबर, याद कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, एकदम याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी है, एकदम याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में, इंटर परीक्षा में आ सकता है। 16 नंबर, ओ या आ के बाद ए आई आए तो दोनों को, यानी ओ और आ के बाद यानी प्लस, ओ के बाद और आ के बाद कौन कौन शब्द आए, ए आए और ऐ आए, यानी दोनों में से कोई भी आए तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा, ऐ। तो ओ जोड़ ए बराबर ऐ, या आ जोड़ ऐ बराबर ऐ, या ए जोड़ ऐ बराबर ऐ, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐ बनेगा। तो ऐ बनेगा, तो आपका आंसर हो गया बी, ऐ। याद कर लीजिएगा, ये जब हम संधि पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब आएगा। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन। तनुज का स्त्रीलिंग रूप, तनुज का स्त्रीलिंग रूप तनुजा होता है। तनु का स्त्रीलिंग रूप, तनुज पुल्लिंग हो गया, और तनुज का स्त्रीलिंग हो जाएगा तनुजा, ए नंबर, याद कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन। डायरी शब्द का लिंग क्या है, देखिए डायरी शब्द का लिंग जो है, डायरी स्त्रीलिंग होता है। डायरी क्या होता है, स्त्रीलिंग, क्योंकि डायरी में कोमलता होती है, बहुत भावनाएं लिखी जाती है, जो जिसमें कोमलता का भाव हो, भावनाओं का भाव हो, अपनापन का भाव हो, मुलायम का भाव हो, निजी का भाव हो, निजता का भाव हो, ये सब अक्सरहां मतलब अधिकांशतः स्त्रीलिंग होता है। तो डायरी में बहुत सारे रचनाएं लिखते हैं, भाव उसका आत्मिक है, आत्मिक भाव है, तो इसलिए डायरी स्त्रीलिंग है, एकदम याद कर लिया, डायरी स्त्रीलिंग, ए नंबर हो जाएगा 18 का ए। अब 19 नंबर आइए। जिस शब्द के किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसको क्रिया कहते हैं। कोई काम होता है तो उसको हम क्रिया कहते हैं, होना या करना समझा, कोई करते हैं तो क्रिया कहते हैं, काम करते हैं, क्रिया माने काम, तो काम का होना ये क्रिया हो गया, 19 का बी। अब 20 आइए, 20 नंबर क्वेश्चन है, परिक्रमा शब्द से जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। एक ऐसे पहले क्लास में शायद मई के माह का परीक्षा में बताए थे, जो उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। तो 22 में उपसर्ग में परि भी है, तो कौन सा परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परि, डी, परि। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परि, एकदम ये सही, परि, डी नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 22 उपसर्ग हम लिख के बता देंगे, जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको पूरी अच्छी तरह से बता देंगे। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, चरखा काटना चाहिए, पुलाव बहुत लजीज है, एक एक करके सभी मर गए, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। देखिए चरखा काटना चाहिए,
चरखा चलाना चाहिए, चरखा को चलाया जाता है, सूत को काटा जाता है, चरखा से सूत को काटा जाता है, न कि चरखा काटा जाता है। तो चरखा काटना चाहिए गलत है, चरखा चलाना चाहिए। तो इसमें शुद्ध कौन सा वाक्य गलत है, गलत वाला देखना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो चरखा काटना चाहिए ये गलत है, पुलाव बहुत लजीज है, एक एक करके सभी मर गए, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं ये भी गलत है। तो निम्न कौन सा शुद्ध वाक्य है? पुलाव बहुत लजीज है, मतलब स्वादिष्ट है, यानी बी नंबर, पुलाव बहुत लजीज है। लजीज का मतलब होता है स्वादिष्ट, पुलाव बहुत लजीज है, यही शुद्ध होगा। ठीक है, एक एक करके सभी मर गए, ये वाक्य सही नहीं है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये भी वाक्य में अशुद्धियां हैं। तो आपका 21 का बी, पुलाव बहुत लजीज है, यानी बहुत स्वादिष्ट है। अब आइए, जहां खाना मुफ्त मिलता है, इसका एक शब्द यानी अनेकों शब्द के एक शब्द, एक शब्द में क्या इसको कहेंगे? जहां खाना मुफ्त मिलता है, तो देखिए मुमुक्षु को का अर्थ होता है मुक्ति की इच्छा, यानी मोक्ष, मर जाना, मोक्ष, कोई चीज का लोभ मोक्ष नहीं, मोक्ष प्राप्त कर देना। तो मुमुक्षा तो होगा नहीं, कहता है जहां खाना मुफ्त मिलता है, तो ये तो मरने से संबंधित, मोक्ष प्राप्त करने से संबंधित है। बुभुक्षा, बुभुक्षा का मतलब होता है खाने की इच्छा, तो ये भी नहीं होगा। कहता है जहां खाना मुफ्त फ्री में मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो बुभुक्षा माने होता है खाने की इच्छा, तो ये भी नहीं होगा। क्षुधातुर यानी भूखा, भूखा आदमी को क्षुधातुर, क्षुधा यानी भूख बहुत लग गया है, तो क्षुधातुर कहते हैं भूखा आदमी को, तो यहाँ तो ये भी नहीं, फ्री की बात है नहीं। खाना जहां फ्री मिलता है उसको सदावर्त कहते हैं, डी नंबर, डी नंबर सदावर्त, यानी जहां खाना मुफ्त मिलता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? सदावर्त। लंगर भी कह सकते हैं, लंगर, देखिए लंगर भी चलता है, लंगर चलता है, पंजाबी लोग खासकर लंगर चलाते हैं, वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाइएगा या कहीं और भी तीर्थस्थल जाइएगा, ख्वाजा गरीब नवाज आदि जहाँ जहाँ बड़े बड़े तीर्थस्थल हैं वहाँ सब देखिएगा तो फ्री में खाना भी खिलाया जाता है। तो लंगर व्यवस्था चलती है, लंगर व्यवस्था में भोजन रहता है, लाइन लग के फ्री में खाना खा लीजिए। तो इस यहाँ पर सदावर्त लिखा हुआ है, तो सदावर्त आपका डी नंबर होगा। लंगर भी रहता तो लंगर भी हो सकता था, तो सदावर्त से मारेंगे, ये होगा सदावर्त। 22 का आंसर हो गया डी, 22 का आंसर हो गया डी। अब 23 नंबर आइए, निम्न में से कौन सी बिजली का पर्यायवाची है, यानी बिजली को क्या कहा जा सकता है? पर्यायवाची, यानी बिजली को कौन से नाम से पर्यायवाची है, यानी समानार्थक शब्द कौन है? तो दामनी, बिजली को क्या कहा जाता है? दामनी। और भी बहुत कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द याद करना पड़ेगा, परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, एक या दो क्वेश्चन रहेगा, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द निश्चित रूप से रहेगा। तो दामनी, बिजली का पर्यायवाची समानार्थक शब्द दामनी होता है। देखिए और भी होता है बिजली का, बिजली को सौदामनी भी कहते हैं, बिजुरी भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, क्षण प्रभा भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं, तरित भी कहते हैं, यानी ये सब बिजली का ही नाम है। क्या क्या कहते हैं? बिजली को हम दामनी भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, क्षण प्रभा भी कहते हैं, तरित भी कहते हैं, क्षण प्रभा भी कहते हैं, सौदामनी भी कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो बिजली का इसका आंसर हो जाएगा ए, दामनी। 24 आइए, 23 का ये दामनी। अब 24 का आंसर होगा अनुग्रह शब्द का विलोम। अनुग्रह शब्द, अनुग्रह माने रिक्वेस्ट करना, क्या कहते हैं? अनुग्रह आशा, मतलब नहीं कुछ मांगते हैं किसी से, रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे अनुग्रह है कि मेरा ये काम कर देंगे, आपसे आशा है, यानी आशा जिसको कहते हैं अनुग्रह। तो विग्रह यानी निराशा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द क्या कहेंगे? विग्रह, सी, विग्रह इसका आंसर हो जाएगा। 24 का सी, विग्रह। अब आइए 25, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ, यानी जब कोई काम करते हैं और वो काम नहीं हो पाता है या बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ये काम हमको नहीं करना चाहिए था और फिर भी मैंने कर दिया,
यह काम करने से दूसरे का नुकसान हो गया या अपना नुकसान हो गया, तो ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिए, तो ये पछतावा जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं 8 आंसू रोना, यानी बुरी तरह पछताना, यानी गलत काम हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 8 आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना, मुहावरा है, याद कर लीजिएगा। 8 आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना, यानी ऐसा काम कर दिए जिसके कारण हम 8 आंसू रो रहे हैं। 26 नंबर आइए, चिड़ीमार कौन सा समास है? चिड़ीमार, चिड़ीमार, देखिए चिड़ीमार को तोड़ेंगे तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को, जो चिड़िया को मारता है यानी पशु पक्षी को मारता है, चिड़िया को मारने वाला जिसे क्या कहते हैं? चिड़ीमार। चिड़िया को मारने वाला को क्या कहते हैं? चिड़ीमार। तो चिड़ीमार का विग्रह करेंगे तो चिड़िया को मारने वाला समाज से संबंधित है। तो चिड़िया के साथ कौन सा चिन्ह लगा है? को लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ, कर्ता ने कर्म को, तो को लगा हुआ है। तो को जो है ये विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह आ गया, तो ये तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह आता है। इस चिड़ीमार कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। समास पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ा देंगे, आप लोगों की तैयारी मेरे YouTube चैनल से ही हो जाएगा। चलिए 26 हो गया। अब 27 नंबर आइए। 27 नंबर क्वेश्चन है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसका आंसर, बहुव्रीहि समास। क्यों? तो देखिए समास में आए पदों को छोड़, यानी आगे का पद जो पद जो होता है उसको छोड़कर एक नया शब्द से वो टैंगिल हो जाता है, टैग हो जाता है, वो दुनिया में एक ही होता है। बहुव्रीहि में समास में वही आते हैं जो दुनिया में मात्र एक होता है। तो शब्द का अर्थ कुछ और होता है और प्रधानता कोई और आ जाती है, यानी किसी व्यक्ति या जगह से उसको इंटेंगिल कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। जैसे समझ में आए, दशानन, 10 है जिसका सर, यानी 10 है जिसका आनंद, दशानन अर्थात रावण। तो दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। दशानन दिशा 10 है इसमें, तो केवल राम से रावण ही है जो 10 मुंह है, दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं हुआ है अभी तक। रावण ही 10 सर है, उसको सर था, 10 सिर था, तो आज तक दुनिया में नहीं। तो दशानन जैसे ही बोलेंगे तो वो रावण से टैग हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास है। जैसे देखिए त्रिनेत्र, 3 आंखों वाले, 3 आंखें कौन रहता है? शंकर भगवान को रहता है। त्रिनेत्र यानी 3 आंखों वाले अर्थात शंकर भगवान, यानी 3 आंख एक ही भगवान को होता है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, तो शंकर भगवान, तो शंकर भगवान से जुड़ गया टैग, तो ये बहुव्रीहि हो गया। यानी अर्थ कुछ और है लेकिन वो किसी महापुरुष या देवता या क्या कहते हैं, या विशिष्ट व्यक्ति से जुड़ जाता है, विशिष्ट स्थान से जुड़ जाता है, वो शब्द उन्हीं के लिए बना हुआ है, तो उसको बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए गजानन, यानी हाथी के जैसा सुर वाला, हाथी के जैसा जिनका सर हो, गजानन अर्थात किससे जुड़ा हुआ है? गणेश जी से जुड़ा हुआ है, गजानन गणेश जी को कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास हो गया। तो यहाँ जैसे है आपको समास के साथ अन्य पद प्रधान हो जाता है, अन्य अर्थ ले लेता है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब आइए 28 नंबर, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा, भविष्यत काल के 4 भेद हैं, याद कर लीजिएगा, पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा, अभी ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए। भविष्यत काल के 4 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं सुन लीजिए। सरल भविष्यत काल पहला हो गया, दूसरा हो गया भविष्य प्रगतिशील काल, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया भविष्यत पूर्ण काल, चौथा हो गया भविष्य पूर्ण प्रगतिशील काल, यानी 4 भाग हैं। 4 प्रकार के भविष्यत काल। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। एक बार और नाम दोहराते हैं, सरल भविष्य काल, भविष्य प्रगतिशील काल, भविष्य पूर्ण काल, भविष्य पूर्ण प्रगतिशील काल।
4 हो गया। अब आइए 29 नंबर। 29 नंबर है तालु शब्द का विशेषण क्या? तालु यानी जहां जो तालाब से बोलते हैं ना, तालु से बोलते हैं ना, तो क्या कहते हैं? तालव्य। तो तालव्य शब्द, तालु का विशेषण होगा तालव्य। तालव्य यानी आपका आंसर हो गया डी, तालव्य। 29 का डी, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालव्य। ठीक है, डी नंबर। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन। मैं पर किस कारक का विभक्ति? देखिए मैं पर कारक चिन्ह जब पढ़िएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में कारक चिन्ह आता है मैं पर, अधिकरण में पर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण में, अधिकरण में हो जाएगा में पर, जो है अधिकरण में आएगा, अधिकरण के कारक चिन्ह में में पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, में और पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण का है। याद कर लीजिएगा, ये सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह हम अन्य कला के, आर्ट्स के अन्य सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, चैप्टर वाइज हम बता देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाती है, बार बार केवल सुनते रहिए कान में लगा के, आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव वहीं से वहां जब परीक्षा में वो क्वेश्चन मिलेगा, आप एकदम सही जगह पर चिन्ह लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है। केवल आप इसे सुनते रहें, मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, आपकी फेल तो संभव नहीं है। अगर मेरा YouTube चैनल आप देख लेते हैं, बार बार देखते रहते हैं, तो निश्चित है ऑब्जेक्टिव तो तैयारी करा ही देंगे पूरा, और जिससे आपको फेल होने की कोई संभावना रहेगी। अगर आप सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी कुछ बना देते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन भी आसानी से आ जाएगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही गहनता से अभी से ही कान से सुनना, बस सुनना है। चलते फिरते इधर उधर जो करते हैं, फालतू समय जो इधर उधर करते हैं, उसको थोड़ा सा कान में लगा के इंटरेस्ट बाय चैप्टर, क्लास बाय क्लास सुन लीजिएगा। दूसरा काम भी कीजिएगा, वो कान में जैसे ही जाएगा आपको वहाँ परीक्षा मिलेगा, आप चिन्ह उसको लगा दीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप इसे देखेंगे, सुनेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और इसको थोड़ा सा शेयर भी कर देना है, जो अधिक से अधिक बच्चे को लाभ हो जाए। कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और भी मैं इंटरेस्टेड क्लास दूंगा। धन्यवाद।